अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सना। आज फिर हम आए हैं हेल्थ आर के साथ। आज जो मेरा टॉपिक है वो है कैंसर। आप जानते हैं कि पिछले हफ्ते पूरी दुनिया में कैंसर का आलमी दिन मनाया गया है। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में कैंसर बुरी तरह फैल रहा है। हर साल तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो कैंसर की वजह से उनकी अमवात होती है और तकरीबन हर साल 1 लाख से ज़्यादा न्यू केसेस रजिस्टर किए जाते हैं। अगर हम बात की जाए कैंसर की तो सबसे कॉमनली हमारे पास पाए जाने वाला कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर, जो कि ख़वातीन में ज़्यादातर पाया जाता है। मर्द हजरात भी इसके शिकार होते हैं। लेकिन अगर उसके अलावा हम किसी कैंसर की बात करें तो सबसे ज्यादा बुरी तरह इस वक्त फैल रहा है ओरल कैंसर, यानी मुंह और तालू का कैंसर। इसकी सबसे बड़ी वजूहत यह है कि हमारे यहाँ पान सालिया गुटखे का जो इस्तेमाल है वो आज भी पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। हमें अवेलेबिलिटी अभी भी है, लोग जाते हैं पान सालिया गुटखा ले लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर साहब उन्होंने मुझे बताया कि अब तो महंगाई इतनी हो गई है कि पान सालिया गुटखे पे बहुत ज्यादा टैक्सेस बढ़ गए हैं, लेकिन फिर भी हमारी आवाम कहती है गुर्बत का रोना रोती है। एक तरफ, दूसरी तरफ वो पान सालिया गुटखा भी खरीद रही है, उसको अफोर्ड भी कर रही है, फिर इतना अफोर्ड कर रही है कि यहाँ पे उसकी खपत भी हो रही है, लोग खरीद भी रहे हैं, इस्तेमाल भी कर रहे हैं और फिर कैंसर की तरफ जा रहे हैं। तो हमारे साथ आज जो स्टूडियो में जिन्होंने ज्वाइन किया उनका नाम है डॉक्टर तौसीफ अहमद। मेरे कुलीग हैं, ओरल सर्जन हैं, बहुत हद तक इन्होंने काम किया है इस डिजीज के ऊपर, बहुत सारे पेशेंट्स देखे भी हैं और इनका इलाज भी किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसे डॉक्टर साहब, आप ठीक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी डॉक्टर साहब, आप मुझे बताइएगा कि आप ओरल सर्जन हैं। जी जी जी, तो आपने ओरल सर्जरी के अंदर काफी सारे केसेस देखे होंगे कैंसर के। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी सालों से हम इस मर्ज को देख रहे हैं। तो जैसे BDS होता है, वो जनरल डेंटिस्ट होता है, तो मैंने MCPS इन ओरल सर्जरी किया हुआ है, तो एक स्पेशलिटी है और डेफिनेटली उसके एतबार से बहुत सारे मरीज़ हमारे पास रेफ़र होते हैं। हम उसके एतबार से अवेयर भी करते हैं और ट्रीटमेंट भी करते हैं लोगों का। और अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कि कैंसर जो है पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला है। जी, आप मुझे बताइएगा जैसे कैंसर के बारे में, हम कैंसर जो लेटर स्टेज में बात करते हैं, हम इनिशियली जब हम बात करेंगे वो करेंगे कुछ ऐसे मुंह के छाले या मुंह में कुछ ऐसी निशान या मुंह में कुछ ऐसे स्वेलिंग्स, या होता है ना कि अक्सर कुछ एबनॉर्मेलिटी सी आने लग जाती हैं जो कि एक नॉर्मल नहीं है। अगर वो चीजें नजर आ रही हैं तो उनमें कौन कौन सी ऐसी चीजें आप समझते हैं कि ये चीजें जो है वो कैंसर की तरफ जाती हैं और ये चीजें जो है ट्रीटेबल है और ये चीजें ट्रीटेबल नहीं है? तो आपको पता ही होगा कि अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे अल्सर्स होते हैं, लोग लेके घूम रहे होते हैं और वो उसको रिपोर्ट भी नहीं कराते हैं हमारे यहाँ। देखिए, सबसे पहले जो बड़ा मसला है पाकिस्तान का, हमें अवेयरनेस जो है मुस्तकिल बुनियाद के ऊपर करनी चाहिए। जैसे आप अवेयरनेस प्रोग्राम मुस्तकिल तौर पे कर रही हैं और हम देखते होते हैं आप ज़बरदस्त प्रोग्राम कर रही हैं। थैंक यू सो मच। ऐसे मुस्तकिल बुनियाद पे हमें अवेयरनेस करनी है और प्रिवेंशन पे काम करना है। बिल्कुल। अच्छा, पाकिस्तान में ये पैटर्न ही नहीं है कि हम मरीज़ को जो है, स्पेशली इन डेंटिस्ट्री, कि हम बग़ैर तकलीफ़ के जाएँ डेंटिस्ट के पास। जब कोई तकलीफ़ होती है, कोई मसला होता है, तो फिर हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं, अदरवाइज़ तो हम दिखाते ही नहीं है। मरीज़ हमारे पास आता है, पहली दफ़ा दिखाने जब आता है तो हम उससे पूछते हैं कि पहले कभी दिखाया? कह रहे नहीं जी, मैं अभी तो 20 साल का हो गया हूँ, 30 साल का, पहली दफ़ा दिखा रहा हूँ। अब मुझे इस दाढ़ में दर्द है, मुझे इधर मसला है, कोई इधर छाला बन गया है, या मुझे सफाई करानी है, ज़ख़म हो गया। तो क्योंकि पाकिस्तान में प्रिवेंशन के ऊपर अनफॉर्चुनेटली इतना हो रहा है, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं हो रहा है, लेकिन कम हो रहा है, तो हमें मुस्तकिल बुनियाद पे प्रिवेंशन पे काम करना होगा। जब बच्चे को मॉनिटरी लेवल से या मदरसे के लेवल से जब बच्चे को हम देखना करेंगे, एग्जामिन करना शुरू करेंगे मुस्तकिल बुनियाद के ऊपर, हर 6 महीने में जैसे इंटरनेशनली होता है कि मरीज़ वो डेंटिस्ट के पास जाता है, दिखाता है, तो जो उसके इनिशियल मर्ज होते हैं वो फ़ौरन से आइडेंटिफाई होते हैं और उसका इलाज होना शुरू हो जाता है। यानी कि आपका जो इलाज है वो मर्ज नहीं बनता, वो पहले प्रिवेंशन के तौर पे काम हो जाता है। तो एहतियात इलाज से बेहतर वाली जो एग्जाम्पल है वो यहाँ पे काउंट होती है। तो हम उससे सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि बच्चे को बचपन से मालूम होती है कि अच्छी आदत मुंह की क्या है, बुरी आदत क्या है। क्योंकि हम मुंह को गेटवे कहते हैं, ओरल कैविटी इज़ अ गेटवे। जो आप मुंह में से डालेंगे वो आपके जिस्म में जाएगा, आपकी बॉडी में जाएगा, और उससे जो भी मसाइल पैदा होंगे आपको मालूम होगा कि मैं गलत कोई चीज़ इस्तेमाल करूंगा तो उससे मसला पैदा होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। मुझे बताइएगा कि वही अल्सर की जो मैंने आपसे बात की, तो अगर मुंह में कोई छाला हो जाता है या होठों पे कोई छाला बन जाता है, कोई ऐसा छाला कि जो अब सही नहीं हो रहा है, तो कब मरीज को ऐसा पता होना चाहिए कि मुझे इतने दिन गुजर चुके हैं, ये छाला मैंने कोशिश कर ली, टोटका भी कर लिया, मैंने हकीमों को भी दिखा लिया, मैंने यहाँ वहाँ सब लोगों, ज्यादा तो ये होता है कि हम अपनी दवाई लेते नहीं है, हमारी अम्मी को कोई दवाई दी थी, अब्बू को कोई दवाई दी थी, या मोहल्ले में किसी को दी थी, उसने बताया ये इस्तेमाल कर लो तुम्हारा छाला दूर हो जाएगा। तो कब ऐसा है कि जब छाला हो गया और वो नहीं हो रहा और आपको फौरन डॉक्टर के पास जाना पड़ता है? अच्छा, सेल्फ मेडिकेशन भी पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है। तो सेल्फ मेडिकेशन नहीं होनी चाहिए अनटिल अनलेस कि आपको उस बीमारी का पता ना हो। अच्छा, छाले का बनना, अब छाले का बनने की बहुत सारी चीज़ें बहुत कॉमन है।
किसी को खुदा ना खास्ता मुंह में कोई रगड़ लग जाती किसी की वजह से, कोई दांत शार्प है वो चुभ रहा है और रगड़ लग रहा है ज़ुबान पे या गाल पे, तो उससे ज़ख्म बन सकता है। किसी को आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है, अच्छा। फीमेल में बहुत कॉमन है आयरन डेफिशिएंसी, उसकी वजह से भी मुस्तकिल तौर पे छाले बनते होते हैं। तो पता होना चाहिए अगर आयरन डेफिशिएंसी है या कोई विटामिन डेफिशिएंसी है तो उसको पूरी कर दी जाए तो मरीज़ ठीक हो जाता है। या मुस्तकिल कोई मरीज़ डेंचर पहन रहा है, निकालने लगाने वाला डेंचर, या कोई इसका प्रोस्थेसिस यानी नकली दांत कोई लगे हुए हैं, वो शार्प हो जाए, वो मुस्तकिल तौर पे लग रहा है, ब्रेसेस से भी, उससे ब्रेसेस से भी डेफिनेटली हो सकता है। अगर वो शार्प उसके वायर मौजूद हैं और मरीज़ उसको इग्नोर कर रहा है तो डेफिनेटली उससे भी ज़ख्म बन सकते हैं, उससे भी छाले बन सकते हैं। तो सिम्टम और मुंह के अंदर जो अलामात हैं वो जब तक डेंटिस्ट नहीं देख लेगा आपको सही बता नहीं पाएगा कि किस किस्म का ये अल्सर है। खुदा न खास्ता किसी और टाइप का अल्सर है, यानी कि 2 हफ्ते से ज़्यादा वो ज़ख़म नहीं भर रहा, वो छाला नहीं हील हो रहा, तो फिर करीबी डेंटिस्ट को फ़ौरी तौर पे दिखाने की ज़रूरत होती है। वो उसको एनालाइज़ करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा, देखेगा और आपको बताएगा कि किस टाइप का छाला है और इसका इलाज कैसे मुमकिन है। अगर खुदा न खास्ता उसका इलाज मुमकिन नहीं हो पा रहा, वो ठीक नहीं हो पा रहा मुख्तलिफ़ दवाओं से, तो फिर डेफिनेटली उसका जो हम अमूमी तौर पर टेस्ट करते हैं बायोप्सी, वो करवाना पड़ता है ताकि उसकी नेचर पता चल जाए कि किस टाइप की नेचर है उस डिज़ीज़ की, उस छाले की, और फिर उसका इलाज जो है वो उसको बताया जाए, या उसको रेफ़र करना है पेशेंट को। अगर उसकी कैपेसिटी नहीं है ट्रीटमेंट करने की तो डेफिनेटली उसको रेफ़र करना चाहिए, उसको फौरी तौर पे इलाज कराना चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात की डॉक्टर साहब। मैंने देखा है बहुत सारे मेरे पास भी मरीज आते हैं, उनको जब छाला होता है और वो बहुत लेटर स्टेज में आ रहे होते हैं, जब मैं उनसे पूछती हूँ कि भैया आपको शुरू में जब पता चला था ऐसा है तो आपने क्यों नहीं गए आप डॉक्टर के पास, तो वो बताते हैं कि हम अपने गली के डॉक्टर के पास गए थे, हमने वहाँ जो हमारे बचपन से हमारा फैमिली फिजिशियन था हमने उसको दिखाया, उसने हमें दवाइयाँ दी, उसने हमें, जबकि एक फैमिली फिजिशियन देखा जाए तो मुंह खोल के भी नहीं देख सकता सही तरीके से, तो यूजुअली मैंने यही सुना है कि वो फैमिली फिजिशियन ने हमें ट्रीटमेंट दिया था। डॉक्टर साहब को क्या लगता है कि फैमिली फिजिशियंस को ये कैटर करना चाहिए या उनको चाहिए कि ये फौरन अगर कोई चीज भी उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो तो उसको फौरन किसी अच्छे डॉक्टर के पास फौरन भेज दिया जाए? देखिए, फैमिली फिजिशियन जो है वो क्योंकि एक फैमिली का एक ट्रस्ट होता है फैमिली फिजिशियन के ऊपर, तो वो फ़ौरन से उसको दिखाता है कि डॉक्टर साहब मुझे ये मसला है, बॉडी में किसी भी हिस्से में मसला हो तो बहुत अच्छी बात है, फैमिली फिजिशियन को दिखाएं। लेकिन क्योंकि डेंटिस्ट जो होते हैं वो डेफिनेटली मुंह के लिए ही सारे वेल ट्रेंड होते हैं, मुंह के तमाम हिस्सों को अच्छी तरह वो देखते हैं, समझते हैं, और ज़्यादा उनकी जो है नॉलेज कंपैरेटिवली होती है। तो अगर फॉर एग्जांपल फैमिली फिजिशियन के पास कोई चला भी गया है तो उसको अगर लगता है कि क्योंकि उनके पास ख़ास लाइट नहीं होती, ख़ास रोशनी नहीं होती, ख़ास एंगल नहीं होता जो मुंह खोल के देख सके, तो डेफिनेटली फिर वो उनको फ़ौरन से रेफ़र कर देना चाहिए डेंटिस्ट को। बात चीज़ें ऐसी होती कि बच्ची के आपने बता दिया, अगर ज़ुबान में कुछ हाला नज़र आ रहा है, वो किसी रगड़ की या किसी और तकलीफ़ की वजह से हो गया तो ठीक है, मे बी विटामिन डेफिशिएंसी हो, तो वो अगर आपने उससे पूछ लिया, उसकी आपकी CBC रिपोर्ट बाकी रिपोर्ट्स के अंदर वो आ गई है तो उसको ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई मसला नहीं ठीक हो रहा तो फौरी तौर पे रेफरल प्रैक्टिस एक पाकिस्तान का मसला है जो हमें करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। अगर तो मिसाल के तौर पे आपने वो मरीज़ देख लिया, आपको लगता है, क्योंकि सेल्फ एनालिसिस डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर हो, चाहे डेंटिस्ट हो या आपका फिजिशियन हो, वो खुद कर रहा होता है अपनी हर वक्त कि मेरी डोमेन में आता है कि नहीं आता। तो ये तो एथिकल प्रैक्टिस की बात है, एथिक्स की बात है कि अगर आपकी डोमेन में वो नहीं आता काम तो ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है, उसको फौरी तौर पर रेफ़र करना चाहिए। तो मरीज़ जो है वो आप सही जगह पे पहुंचाएंगे तो ट्रीटमेंट उसका जल्दी हो जाएगा। अच्छा, मैं एक दफ़ा बताऊं कि बहुत सारे मरीज़ अनफॉर्चुनेटली, अभी रिसेंट एक है वो इट्स नॉट द कैंसर, एक सिस्टिक लीजन है, वो एक हमारे पास मरीज़ आया, वो आगे के दांतों में जो है उसका सिस्टिक लीजन है। सही। और वो बच्ची जो है तकरीबन कोई 6 साल से ट्रीटमेंट करवा रही थी, और किससे करवा रही थी? जनरल फिजिशियन से। और अनफॉर्चुनेटली उसने सारी मेडिसिन एंटीबायोटिक तो ले ली, और अच्छा उसका मसला क्या था, वो चिन के नीचे से पस निकलती थी। अच्छा, उनके जहन में ये था कि वो वहाँ पे कोई टीबी हो गई है, उसने टीबी का पूरा 9 महीने का कोर्स कर लिया। तो आई वाज, और टीबी की मेडिसिन से कितना साइड इफेक्ट है। उसने पूरी, उस बच्ची ने दैट इज अराउंड 19 इयर्स ओल्ड, और उसने पूरा वो कोर्स किया, उसके बावजूद वो कुछ अर्सा ड्रेन बंद हो जाती क्योंकि एंटीबायोटिक उसमें साथ शामिल थी, तो कम होता था, फिर वापस शुरू हो जाता। दवाइयों से रेजिस्टेंस कितनी हो गई होगी? वो डेफिनेटली, क्योंकि देखिए डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि वो आपकी डायग्नोसिस ठीक नहीं है तो आपको एक्सपर्ट ओपिनियन लेना चाहिए, अपने सीनियर से पूछ लेना चाहिए। अगर आपकी डोमेन में नहीं आता तो आप किसी और को रेफ़र कर देना चाहिए जो मरीज़ की भलाई के लिए, और एथिक्स ये कहता है कि मरीज़ का फ़ायदा होना चाहिए। बिल्कुल, अगर आपको बिल्कुल डिजीज़ समझ नहीं आ रही तो डेफिनेटली आप
कोलैबोरेटिव। देखिए हम डॉक्टर efforts बने कर ही सकते हैं, इसलिए हैं कि हम exactly। मरीजों को फैसिलिटेट करें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक तो बात अगर हम उनको प्रॉपर तरीके से गाइड ही नहीं कर रहे तो उसका मतलब ये हमारी अपनी लैकिंग है। आई मीन हमें भी तो जवाब देना है ना, फिर ऊपर जाके अल्लाह को जवाब देना है हमें। है। सही है कि हम अपनी प्रोफेशन से ऑनेस्ट नहीं है, ये मैं कहूंगी डिसऑनेस्टी है प्रोफेशन के साथ। कि एक चीज मैं वो काम नहीं कर सकती, मैं जहाज नहीं उड़ा सकती, सही है, मैं गाड़ी चला सकती हूँ, तो मैं जहाज की सीट पे नहीं बैठूंगी चलाने के लिए। तो जो मेरा एक डोमेन है मैं वो काम कर सकती हूँ, मैं हर काम नहीं कर सकती। तो आपको चाहिए कि जहां तक आपकी लिमिट है वहां तक आप करें, और उसके बाद आपकी वही वाली बात है कि पेशेंट को आप रेफर करते हैं। देखिए एज अ डेंटिस्ट तो हमने किताबें पढ़ी होती हैं, सब ने सब किताबें पढ़ी होती हैं, लेकिन हर किसी को अपनी कॉम्पिटेंसी लेवल का आपको पता होता है कि मैं इस लेवल तक ये काम कर सकता हूँ, मेरी नॉलेज, मेरी ज़बरदस्त कॉम्पिटेंसी इस लेवल तक इस है, लेवल तक है। इस तक मैं काम कर सकता हूँ। इससे ऊपर की अगर कोई ट्रीटमेंट है तो डेफिनेटली आपको रेफ़र करना चाहिए। या तो आप एक्सपर्ट हो उसके, आप ट्रेंड हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो सकते तो उसको उस जगह पे पहुंचाना चाहिए कि उसका, क्योंकि ओरल कैंसर एक ऐसी चीज़ है कि दिन ब दिन अगर आप उसको छोड़ देंगे, मिसाल के तौर पे कि मैं 1 महीने उसको छोड़ दूं, तो उसका मर्ज आप उसको और बढ़ा रहे हैं, जी बिल्कुल। उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं। बहुत सारे मरीज तो तो ऐसे हैं कि उनको कैंसर है, वो ट्रीटमेंट ही नहीं करा रहे हैं। वो सिर्फ उसके अंदर होते हैं, होप के अंदर, कि डेंटिस्ट उसको या डॉक्टर उसको होप दे रहा होता है कि ये मैं जो दवा दे रहा हूँ ज़बरदस्त है, वो काम वो कर हो रही है। जाएगा, तुम सही हो जाओगे। तो वो पर डे उसकी डिजीज जो है इन मिलीमीटर, इन सेंटीमीटर बढ़ रही होती है। तो आप मिसाल के तौर पे अगर 1 सेंटीमीटर की उसकी इन्वेजन है या उसकी गहराई है, तो आप 1 महीने में उसकी कितनी गहराई बढ़ा देंगे, उसका कितना नुकसान कर देंगे। वो मरीज़ के साथ ज़्यादती होगी, प्रोफेशन के साथ ज़्यादती होगी, प्रोफेशन के साथ एथिक्स ज्यादती का होगी। इसमें बहुत बड़ा रोल है कि हम बिल्कुल। एथिक्स जो हमारे कहते हैं उसको क्या कहते हैं। फिर हम पे ट्रस्ट लोगों का खत्म हो जाएगा। हाँ देखिए, किसी डॉक्टर की मेरे ख्याल से नीयत नहीं होती तकरीबन डॉक्टर की कि वो मरीज़ के साथ ज़्यादती करे और मैंने मरीज़ को बिल्कुल ये ट्रीट बात ना देखी करे। है डॉक्टर साहब, यहाँ अगर आप कंपेयर करें बाहर की प्रैक्टिस से, यहाँ पे हमारे डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं। जी जी, बहुत बहुत हम्बल अच्छे होते हैं, हैं, बहुत बहुत polite होते हम्बल हैं। हैं। और अभी तक हमने डॉक्टर की जो प्रोफेशन है, मेडिसिन प्रोफेशन को अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस नहीं बनाया। जी। यहाँ पे अभी तक मैं ये कहूंगी कि जो मेडिसिन है उसको अभी तक कारोबार नहीं बनाया गया। अभी भी हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो अपनी पूरी पूरी कोशिश करते अच्छा, हैं। इधर 2 एक्सट्रीम है, एक तो वो पैसा बनाती है, वो सिर्फ पेशेंट को खौफ दिलवाती है और खौफ बिल्कुल। के जरिए से ट्रीटमेंट करती है और और पैसे उनको चार्ज उनका खौफ करती से है। खेल लेते हैं। और बहुत सारे हमारे जो डॉक्टर्स हैं, तमाम मेडिकल या डेंटल जो हैं, वो होप देते हैं मरीज़ को, फैसिलिटेट करते हैं मैक्सिमम, और उसको मतलब फैसिलिटेशन के अलावा वो जितनी हेल्प कर सकते हैं वो उसको अपने हेल्प हिसाब भी से करते करते हैं। हैं। बिल्कुल। तो पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छा ये इस एतबार से कि तकरीबन ज़्यादातर डॉक्टर जो हैं फैसिलिटेट करते हैं मरीज़ को, और अगर वो अफोर्डेबिलिटी का इशू होता है तो सही रास्ते पे उनको बता देते हैं कि यहाँ से ट्रीटमेंट आपका पॉसिबल है, वो हो पॉसिबल जाता है। है। बिल्कुल ऐसा है। डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा, कुछ ऐसे निशान होते हैं, मुंह पे अल्सर की तुमने बात करी, कुछ ऐसे निशान बन जाते हैं आपके होठों के ऊपर, आपके मुंह के ऊपर, आपके अंदर तालू के ऊपर, जिसमें एक एबनॉर्मल साइन दे रहा होता है। जैसे आपने देखो सफेद धब्बे आ रहे होते हैं और कहीं पे लाल लाल धब्बे बन रहे होते हैं, तो उसको कैसे पेशेंट भी आइडेंटिफाई करे और डॉक्टर कैसे आइडेंटिफाई करे कि ये केस जो है वो आगे जाके वर्स्ट पिक्चर देने वाला है। जैसे सफ़ेद और लाल धब्बों का मुंह के अंदर होना, अल्सर छालों का होना। अच्छा, सफ़ेद धब्बे अमूमी तौर पे ऑटो इम्यून डिजीज़ होती हैं, तो बॉडी के ऊपर, स्किन के ऊपर भी हो सकती हैं, मुंह पे भी हो सकती हैं। तो अगर उसमें वाइट लीजन यानी सफ़ेद धब्बे, लाइकन प्लानस, लीकोप्लेकिया वगैरह है, या कैंडिडियोसिस जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट, उसको फंगल इन्फेक्शन का उसका मेडिसिन दी जाती है, मरीज़ ठीक हो जाता है। सफ़ेद धब्बे बाज़ औक़ात मुँह पे रहते हैं मुस्तकिल बुनियाद पे, लेकिन उससे खुदा न खास्ता बहुत सारी दफ़ा उसको नुकसान नहीं पहुंचता, तकलीफ़ नहीं पहुंचती। सफ़ेद धब्बों की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर लेकिन डेंटिस्ट को मुकम्मल तौर पे मुस्तकिल बुनियाद पे दिखाते रहना चाहिए। खुदा न खास्ता अगर उसके अंदर कोई यानी कि लाल धब्बे भी आना शुरू हो गए या उसमें कोई ऐसे चेंज आना शुरू हो गए, तो वो खुदा न खास्ता कोई और मर्ज़ बन सकता है। तो उसको बस अपने डॉक्टर को दिखाते रहें, और वो ऑन एंड ऑफ उसमें कभी कमी आ जाती है, कभी बढ़ जाते हैं। वो खुदा न खास्ता जानलेवा बीमारी नहीं होती, लेकिन उसमें एहतियात की ज़रूरत होती है। किस एतबार से कि वो उसमें पान, छालिया, गुटखा, नस्वार, कोई ज़्यादा मिर्चों वाली चीज़ें, ज़्यादा तली हुई चीज़ें, ज़्यादा कोई ऐसी रगड़ वाली चीज़ें ना खाए, उसकी एहतियात करे कि वो ख़राबी का बाइस ना बने। जैसे किसी को एलर्जी होती है, डस्ट एलर्जी है, तो उसके लिए बहुत सारे डस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी भी डस्ट उसको एलर्जी क्रिएट करती है, तो आपको उसको एहतियात करनी है,
अगर मुंह में कोई ऐसी अलामात हैं तो उसको एहतियात से आप उसको बचा सकते हैं ख़राब होने से। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा ये प्री मैलिग्नेंट लीजन्स के बारे में बात करें, यानी अगर नॉर्मल जबान में बात की जाए तो वो अलामात जो कैंसर से पहले अपनी तस्वीर दिखा रहे होते हैं कि अब मुझे कैंसर होने वाला है, अगर मैंने एहतियात नहीं किया। तो अगर मुंह की बात की जाए तो कौन कौन सी ऐसी चीजें जो कि हम बोलेंगे ये प्री मैलिग्नेंट लीजन है? प्री मैलिग्नेंट लीजन मैं अपनी आवाम को बता दूं कि वो निशानात जो कि कैंसर से पहले आते हैं, जैसे लीकोप्लेकिया है, लैकन प्लैनिस है, सफेद धब्बे। आपका OSF है जिसमें मुंह के कम खुलने की बीमारी होती है। बिल्कुल, ये तो मुंह बहुत कम आप खुलना शुरू हो इलैबोरेट जाता है। करें कि ये कैसे होता है कि मुंह, बहुत सारे मरीज आते कहते हैं मुंह नहीं खुल रहा मेरा। अच्छा, जैसे अल्सर्स वगैरह बताए, 2 हफ्ते से ज़्यादा कोई ज़ख्म नहीं भर रहा तो उसको डेफिनेटली आपने इवेलुएट कराना है डॉक्टर से, करीबी डॉक्टर को दिखाएं, वो आपको बताएगा उसको। अच्छा, जो मुंह का कम खुलना है पाकिस्तान में बहुत कॉमन है। क्यों कॉमन है? कि छोटी उम्र के बच्चे हमारे पास आते हैं, 17 साल, 15 साल, 20 साल और उससे भी बड़े, तो पान, छाल या गुटखा, नस्वार ऐसी चीज़ें खाते हैं तो क्या करते हैं कि मुंह की जो लचक है, जो नरमी है, उसको ख़त्म कर देते हैं। तो वो लेदरी स्किन बन जाती है, वो हार्ड बन जाती है, और जब लेदरी स्किन बन जाती है तो रबर बैंड की तरह इलास्टिसिटी होती है ना, तो वो इलास्टिसिटी जो है, उसकी जो लचक है वो कम हो जाती है मुंह में। और आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि मुंह का खुलना कम हो जाता है। अंदर का गाल की सरफेस, ज़ुबान की सरफेस, ज़ुबान की नीचे की सरफेस, तालू की सरफेसेस, ये सारी हार्ड हो जाती हैं। जब ये हार्ड हो जाती हैं तो मुंह की जो लचक है वो कम होना शुरू हो जाती है और खुलना बंद हो जाता है। अच्छा, उससे नुकसान क्या होता है? एक तो ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है ओरल कैंसर का कि अगर आपका मुंह कम खुल रहा है तो उसके अंदर ज़ख़म ज़्यादा बनेंगे। वो दांतों से, क्योंकि लचक गाल की ख़त्म हो जाती है तो रगड़ ज़्यादा लगती है, वहाँ पे ज़ख़म बार बार बनते हैं। पान, छाल या गुटखा खाने की वजह से उसकी वैस्कुलैरिटी यानी कि खून की सप्लाई भी वहाँ पे कम कॉम्प्रोमाइज़ हो हो जाती जाती है, है, कम हो जाती है। तो आप देखिए उनके गाल देखेंगे तो आपको पीले 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 सफ़ेद पीले नज़र आएंगे, बिल्कुल सफेद। तो वो कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो जाएगी। तो जब भी खून की फरवानी वहाँ पे कम हो जाएगी, रगड़ लगना ज़्यादा शुरू हो जाएगी, तो उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल, बहुत ज़्यादा चांस होता है कि वो कैंसर की तरफ चला जाए। अच्छा, तो उसमें एहतियात क्या करनी है? जो भी कोई गलत चीज़ खा रहा है उसको फौरी तौर पे छोड़ना है। इस बीमारी का बेहतरीन हल, जो आप चीज़ गलत खा रहे हैं उसको आपने छोड़ना है, छोड़े बगैर कोई इसमें गुंजाइश मौजूद नहीं। अच्छा बिल्कुल। और डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा, अब अगर मुंह कम खुल रहा है तो कैसे आए डॉक्टर के पास? फौरन आके दिखाए? कुछ मैंने सुना एक्सरसाइजेस भी होती हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर ज्यादातर बताते हैं कि भाई ये एक्सरसाइज करो, तो वो एक्सरसाइजेस करने से भी मुंह खुलने का मसला हल हो जाता है पर्टिकुलरली। और मैंने देखा ज्यादातर मेरे पास अगर देखा जाए तो ऐसे मरीज वो आते हैं जो कि बहुत लो इकोनॉमिकल स्टेटस के लोग हैं, ज्यादातर उसमें खवातीन भी हैं, सिर्फ हजरात नहीं है, उसमें खवातीन भी हैं जो आती हैं, जैसे घरों में काम करती हैं, मेड्स वगैरह हैं, वो हैं। इस तरह के मेरे पास पेशेंट काफी आते हैं कि भाई डॉक्टर साहब मुंह नहीं खुल रहा हमारा, और मुंह, हम खाना नहीं खा पा रहे हैं, मुंह में चमचा भी जाने की जगह नहीं रही है। और दूसरा, मैंने एक दफा ना एक कैंप किया स्कूल के बच्चों का, तो एक नॉर्मल सा स्कूल था, तो स्कूल के बच्चे क्लास 3, 4, 5, 6 के बच्चों में मैंने ये चीज देखी कि उनका मुंह नहीं खुल रहा था। और जब मैंने उनसे पूछा कि भाई आप तो स्कूल में हैं और आपके साथ ये प्रॉब्लम क्या है, आप क्या खाते हैं, तो उन्होंने बताया कि हाँ छालियाँ खा लेते हैं। मैंने उनकी टीचर्स को बाहर भेज के उनसे जरा खुद पर्सनल काउंसलिंग करी उनकी। मैंने कहा बेटा आप ऐसा क्या कर रहे हो, तो उन्होंने बताया कि हाँ छालियाँ खा लेते हैं और कभी कभी गुटखा भी खा लेते हैं। तो ऐसा कैसे कि स्कूल के बच्चों को भी गुटखा मिल रहा है, छालियाँ मिल रही है, और जो हमारी मेड्स हैं उनके पास वैसे ही पैसे नहीं होते, बेचारी हर वक्त बताती हैं कि हम बहुत गरीब हैं और हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन उनके भी साथ भी यही मसले मसाइल होते हैं। देखिए, सबसे बड़ा मसला तो ये है कि अवेयरनेस मुस्तकिल बुनियाद पे होनी चाहिए। और जितने भी हमारे 40,000 प्लस डेंटिस्ट अब मौजूद है पूरे पाकिस्तान में, तो हम तो उसके एम्बेसडर हैं। हमें हर मरीज़ को, हर हमारी गली के लोगों को, हमारी मेट्स को, हमारे पास आसपास जो लोग काम करते हैं, मुस्तकिल बुनियाद पे उनको टोकना होगा, उनको बताना होगा, उनको ये बात बतानी होगी आपके लिए जहर है। ये ऐसी चीज़ है कि अब लोगों के जहन में होता है सिर्फ छालिया तो हमने चूसी है या उसको चबाई है, तो वो भी नुकसानदेह है। किसी को एलर्जी, मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती, थोड़ी सी मिट्टी से भी उसको एलर्जी होती है, तो आपको उससे रोकना है, उसको बताना है कि ये चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, ये आपके मुंह को ख़राब कर सकती है, आपके अंदर ज़ख़म बना सकती है, कैंसर का बाइस बन सकती है। और ये हमारी हर शख्स की ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि हम हर वो आदमी जो ये चीज़ें खा रहा है उसको बताएं कि भाई इसमें नुकसानात कितने हैं।
अमूमी तौर पे हमारे पास मरीज जब आते हैं तो उनकी फैमिली मेंबर वो खा रहे होते हैं, मुंह में गुटखा भरा जी। होता है, वो कहता है वो बात गुटखे के साथ कर रहे होते हैं, पान छाले के साथ कर रहे हम होते वैसे हम कराची वाले थोड़े से हमारा मजाक भी बनने लग गया है इस गुटखा और पान के लिए। हैं। लोग देखिए मजाक उड़ाने लग गए कि हमारी नॉर्मली भी अगर आप बाहर जाएं तो लोग बेचारे गुटखा मुंह में रख के और उसी में बात कर रहे होते हैं। एज अ सिटी, एज अ नेशन, हम अगर कराचियन की बात करें तो हमने अपनी जिम्मेदारी शायद छोड़ दी है। हम सही ट्रैक पे आना नहीं चाहते, हम लोगों को बताना भी नहीं चाहते कि भाई चीज़ गलत है। ठीक है, बहुत लोग एतराज़ करते हैं कि भाई मेरी मर्ज़ी, तो मेरी मर्ज़ी तो है, लेकिन जब खुदा ना खास्ता वो मर्ज़ बढ़ता है तो उसकी सराउंडिंग फैमिली पूरी इन्वॉल्व हो जाती है, वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि एक आदमी की वजह से पूरी फैमिली जो है मुश्किल का शिकार हो जाती है। तो ये हमारे पूरे माशरे की ज़िम्मेदारी है कि हम महल्ले की बुनियाद पे, पड़ोसियों की बुनियाद पे, अपने प्रोफेशन की बुनियाद पे लोगों को बताएं कि भाई ये चीज़ गलत है, इसका इस्तेमाल छोड़ना ज़रूरी है, इसको छोड़ने से फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, जैसे आप पान थाली की बात कर रहे हैं, कुछ लोगों को जैसे हम जब बोल रहे होते हैं कि भाई आप ना खाएं, तो वो कहते हैं ये तो हमारा कल्चर का पार्ट है, हमारी नानियां भी खाती थी, दादियां भी खाती, वो भी तो जिंदा रही हैं इतने इतने साल तक। तो उस वक्त मतलब लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि वो जो छालियां थी वो डिफरेंट छालियां होती थी। अब जो मार्केट में मिल रही है वो क्योंकि बहुत ज्यादा मिलावट वाली छालियां है तो वो हमें नुकसान देती है। तो ऐसा है क्या? क्योंकि कहते हैं कि छालियां तो एक ही है, छालियां देखिए इटसेल्फ खराब है। जैसे आप कहते हैं ना कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो गई है, तो बहुत सारी बीमारियां जो हैं उन्होंने जरासीम ने भी अपनी नेचर को म्यूटेशन, उनकी भी नेचर जो चेंज हो गई है। तो जीन भी जो है, आपकी जो जर्म्स है वो भी मेच्योर हो गए, वो भी मुश्किल हो गए, आसान नहीं है। अच्छा, पहले ज़माने में लोग बहुत सारी खुराक अच्छी खाते थे, अच्छी चीज़ें खाते थे, ऑल्दो पान छालिया वो खाते थे, लेकिन जो क्रूड था वो मटेरियल था वो भी ओरिजिनल फॉर्म में था, जो पान का पत्ता था वो भी ओरिजिनल फॉर्म में आता था, जो छालिया थी वो ओरिजिनल टाइप की होती थी। अब तो पता नहीं छालिया के अंदर क्या मिक्स किया जाता है, क्या केमिकल जी उसमें डाले बिल्कुल, जाते हैं, पता नहीं क्या उसको क्या। डिज़ोल्व करने के लिए केमिकलाइजेशन किया, उसमें केमिकल के अंदर डालते हैं ताकि वो सॉफ्टन हो जाए। हम्म। तो बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं जो पहले नहीं होते थे, तो वो डेफिनेटली अब उसको आप उसको केमिकल्स डालेंगे, कोई डिफरेंट चीज़ें डालेंगे, कोई ऐसी चीज़ें उसको अच्छा बनाने के लिए लोग उसमें बहुत सारे फ्लेवर ऐड करते हैं, तो उससे वो जो है कार्सिनोजन और ज़्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, पहले लोगों की एक तो खुराक भी अच्छी थी हम्म। और चीज़ें भी ओरिजिनल खाते थे, हम्म। तो अब ना खुराक हमारी अच्छी है ना चीज़ें हम ओरिजिनल और खाते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म वैसे ही खराब तो है वो हमारा। वीक है हमारा, वैसे इम्यून सिस्टम हमारा वीक है, तो हम खुद वीक और जरासीम और भारी हम ले आए, तो इससे डेफिनेटली नुकसान ज़्यादा होता है। अब चलते हैं ब्रेक की जानिब और अब इस टॉपिक को हम आगे डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम दोबारा से हाजिर हुए हैं। अब हम उस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और अब बेसिक बात करेंगे ओरल कैंसर के ऊपर, जो कि मुंह और तालू का कैंसर। जी डॉक्टर साहब, मुझे जी। बताइए ये मुंह और तालू का कैंसर पाकिस्तान में बहुत बुरी तरह फैल रहा है। सेकंड नंबर का कैंसर आपने मुझे बताया है कि ब्रेस्ट कैंसर के बाद सबसे ज्यादा रिपोर्ट होने वाला कैंसर ये है, लेकिन अभी भी कुछ मरीज ऐसे हैं जो कि रिपोर्ट नहीं होते हैं। तो आप बताएं इसकी वजूहत क्या है? देखिए, बहुत सारे मरीज़ तो जो हैं हमारे पास रिपोर्ट ही नहीं होते, जैसे आपने बताया कि वो, उनको पता होता है कि मुंह में कोई गड़बड़ हो रही होती है, लेकिन सबसे बड़ा मसला क्या होता है, पान छालिया गुटखा नस्वार स्मोकिंग कर रहे होते तो उनको एहसास ही नहीं होता बाज़ औक़ात के अंदर गड़बड़ काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। जब वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है फिर वो डॉक्टर के पास जाते हैं कि अब कोई मसला, कोई सूजन नज़र आती है, कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है अब नॉर्मल, या ज़ुबान के नीचे या तालू के ऊपर या गालों के अंदर, अमूमी तौर पे खाते वो हुए डिफिकल्टी एक होती है। अजीब सा उनको नज़र आता है कि वो नासूर टाइप का कोई बना हुआ है कि जो बिल्कुल ही अलग है, तब वो डॉक्टर के पास जाते हैं। अच्छा, जाते क्यों नहीं है? अमूमी तौर पे बहुत सारे मरीज़ हमारे पास जो हैं बेचारे सोशो इकनॉमिक एतबार से कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। बिल्कुल। अब वो, उनको पता है डॉक्टर की फ़ीस कोई 1000 2000 500 रुपये होगी, गवर्नमेंट में जाता है तो उसकी बहुत लंबी सी लाइन होती है, जिसकी वजह से वो जाना, वो कहता है कि मैं जाऊंगा तो उसकी दिन की जो दिहाड़ी होती है वो मारी जाएगी। तो क्योंकि बिल्कुल सही हमारे कह रहे हैं। पास मसला ये कि वो अगर अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, घर का किराया दे रहा है, आपके पास रिसोर्सेज कम हो, वो क्या करेगा, कमाएगा या अपने आप को दिखाएगा? बिल्कुल सही कह मैंने रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मरीज देखे हैं, सिर्फ इस गर्ज से इलाज नहीं कराते कि अभी मुझे पैसे भी देने पड़ जाएंगे और मेरे पूरे दिन की दिहाड़ी भी ज़ाया हो जाएगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसे मैंने बहुत सारे अपने मरीजों को भी देखा है कि जब हम उनको लिख के देते हैं ना कि आप दवाइयों का इस्तेमाल करें, मल्टी वाइटामिन लें, अच्छी ग़िज़ा लें, तो वो आगे से बोलते हैं कि अगर हम अच्छी ग़िज़ा ले लेंगे तो हम बच्चों को क्या खिलाएंगे, आप बताएं।
कि आपके बच्चे हैं, फैमिली है, किराया, उनको किराया सबसे ज्यादा तो ये है कि उनको किराया देना है, उनको काम करना है, स्कूल की फीसेस देनी है, तो वो उन सब चीजों को कैसे कैटर करेंगे अगर वो अपने पर ही इतने पैसे इन्वेस्ट कर दें? अच्छा, बहुत सारे मरीज जो हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि एलीट क्लास में मर्ज नहीं होता, कम होता है, लेकिन जो सोशो कॉम्प्रोमाइज मरीज है वो, मैं उनमें जब पैटर्न देखता हूँ ना, तो उनकी सबसे ज़्यादा ख़राबी क्या होती है, वो पान छालिया गुटखा नस्वार स्मोकिंग तो कर रहे हैं, साथ साथ उनकी जो डाइट है वो बहुत कॉम्प्रोमाइज़ होती है। जी, अनहेल्दी डाइट लेते हैं या लेते ही नहीं है, बहुत कम लेते हैं। वो कहते हैं जरूरत ही नहीं पड़ती। कुछ मैंने मरीजों को देखा, वो कहते हैं हम पान छाल या गुटखा खाने की वजह से हमारी भूख मर गई है। जी एग्जैक्टली। तो जब आपकी बॉडी में कोई चीज़ हेल्दी जाएगी नहीं तो वो नुकसान ही पहुंचाएगी। तो ये हमें बार बार मरीज़ों को बताना है कि भाई हमें जो अल्लाह ताला ने पैदा किया, हमें सही ग़िज़ा लेनी है, जो ऑर्गेनिक ग़िज़ा है कोशिश करें वो लें, इससे हमारी बॉडी को फ़ायदा, इम्यून सिस्टम बेहतर होता है, हमारी बॉडी अच्छी होती है और हम अच्छा सोचने के काबिल होते हैं और बेहतरी की तरफ जाते हैं। जब हम पान छाल या गुटखा खा रहे होते हैं तो मरीज़ का क्या होता है, हर वक्त मुंह चल रहा होता है, ब्रेन उसको स्टिमुलेट करता है कि भाई मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे ज़रूरत नहीं है। तो जब मुस्तकिल उसका चल रहा है तो ब्रेन उसको बता रहा है कि भाई तुम्हें भूख की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें खाना मिल रहा है, तो वो खाता नहीं है। जब वो खाता नहीं है तो और उसका मर्ज जो है बढ़ता चला जाता है और ख़राबी बढ़ती चली, डिफेंस सिस्टम आप अपना ख़त्म कर रहे हैं और ख़राब चीज़ आप खा रहे हैं, तो उसको डेफिनेटली आप उसको देखना होगा। डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा कि ओरल कैंसर जो है वो सिर्फ पान छाल या गुटखे के होता है या स्मोकिंग भी इसमें कोई रोल अदा करता है? देखिए, पान छाल या गुटखा नस्वार स्मोकिंग कोई भी ऐसी ख़राब हैबिट है नशावर जो चीज। मुंह के अंदर हमेशा वो चीज़ डालें, उसको एनालाइज करें, या अल्लाह ताला ने हमारे लिए अच्छी और जायज़ करार दी तो आप उसको मुंह में डालें, और अगर नहीं है तो उसको बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। अगर वो लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, चाहे वो 1%, 2% या 4%, 10% पहुंचा रहा है, आपको उसको चीज़ को नहीं खाना चाहिए। वो जो ख़राब चीज़ है वो ख़राब चीज़ है, ये फ़ैसला कर लें, दिमाग में बिठा लें, वो ठीक चीज़ नहीं हो सकती। तो अच्छा, एक और मसला है कि हमारे पास पान छाल या गुटखा नस्वार खाने वाले क्या करते हैं, बहुत सारे मरीज पूरी रात को मुंह में दबा के सो जाते हैं। अच्छा। वो आजकल मोबाइल पे देखते रहते हैं, जिस मरीज से पूछो जी मैं मोबाइल देखता रहता हूँ, फिर सो जाता हूँ, सुबह उठ के निकाल देता हूँ। तो ऐसा मरीज तो पूरी बहुत रात? जी जी, पूरी रात दबा के, उनको टेस्ट मिलता रहता है, आई गेस ये पता नहीं क्या होता है, तो वो मरीज पूरी रात उसको दबा के बैठा रहता है, और वो तो उसके लिए इंतहाई जो है वो नुकसानदेह, क्योंकि आप वो ऐसी चीज़ जो केमिकल बेस, आजकल तो आप गुटखा बनते हुए देखें, आपको जगह जगह आपको वीडियोस मिल जाएंगी, पता नहीं कौन कौन से केमिकल्स डालते हैं, वो आपको तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। इस बात को समझें, आप मुंह में एसिडोजेनिक कार्सिनोजेनिक मटीरियल चीज आप लेके पूरी रात रख सो रहे हैं, और वो आपके गालों को सड़ा देगा, आपकी ज़ुबान को सड़ा देगा, आपके जिस्म के हिस्सों को सड़ा देगा। तो आपको बिल्कुल एक तो खाना ही नहीं चाहिए, और फिर पूरी रात आप उसको सो रहे हैं, तो बहुत कहते हैं को नुकसानदेह। मैंने सुना है कि गोश्त को अगर गलाना है ना, जैसे अगर आप गोश्त को जल्दी गलाना है तो छालिया, ऐसा एक्सपेरिमेंट लोग करते हैं कि छालिया डाल के आप पूरी रात छोड़ दें, आपको पता चल जाएगा कितनी नुकसानदेह है। तो डेफिनेटली पुराने लोग, आप सोचें कि खानों के अंदर ये टोटका डालते हैं कि उसको गोश्त को सॉफ्ट करने के लिए, तो डेफिनेटली मुंह में आप मुस्तकिल तौर पर मुस्तकिल, मैं वही सोच रही हूँ, जब मुंह में मुस्तकिल होगा तो क्या नुकसान हो रहा होगा उसका। जी डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा कि अगर ओरल कैंसर पता चल गया है तो वो किस तरह की अलामात, पिक्चर्स जो आपने बता दी कि अल्सर होगा, या इसके अलावा कोई ऐसी अलामात है कि इससे पता चले? मैं पेशेंट के हवाले से नहीं, आपसे डेंटिस्ट के हवाले से पूछना चाह रही हूँ कि एज इन जो हमारे डॉक्टर्स हजरात भी देख रहे हैं, वो कैसे इसको आइडेंटिफाई करें कि ये केस जो है ये ओरल कैंसर की तरफ जा रहा है, अब हमें इसे फौरन रेफर कर देना चाहिए? देखिए, मुंह में किसी किस्म का छाला होना, 2 हफ्ते से ज़्यादा, सफ़ेद धब्बों का और सुर्ख धब्बों का होना, कोई ऐसी एबनॉर्मल चीज़ का होना, लम्प का होना, कोई ऐसी उभरती हुई चीज़ मुंह में नज़र आ रही है कि जो एबनॉर्मल है, नॉर्मल टेक्सचर से अलग है, और अगर आपको लगता है कि आप कोई सिस्टिक यानी सिस्ट, वहाँ पे जो है कोई इन्फेक्शन, दांतों का इन्फेक्शन, कोई मसूड़े का इन्फेक्शन, कोई ज़ुबान का इन्फेक्शन नहीं है, कोई बिल्कुल एबनॉर्मल चीज़ है, तो डेफिनेटली या तो आप अपने जो है सीनियर से फ़ौरन से मशवरा करें या उसको रेफ़र करें। उसको लिंगर ऑन करना या उसको ज़्यादा अपने पास कि मैं ही ट्रीटमेंट करूँगा, अगर आपकी डोमेन में नहीं आता तो डेफिनेटली उसको फ़ौरन रेफ़र करना चाहिए, एक्सपर्ट ओपिनियन ले लेना चाहिए, क्योंकि जितना दिन आप उसको लगाएंगे उसका मर्ज बढ़ता चला जाएगा। मुझे बताइए डॉक्टर साहब, कोई टेस्ट होता है? मैं एक बात और कह रहा हूँ कि वजन का कम होना भी, तो वजन का कम होना भी वो एक ऐसी है कि हो सकता है शुगर की वजह से कम हो रहा हो, किसी और वजह से, या मरीज खुद अपने आप का वजन कम कर रहा हो, गिरा रहा हो, लेकिन अगर वो कोई चीज़ नहीं कर रहा और मुस्तकिल तौर पे वजन गिर रहा है तो डेफिनेटली देयर इज़ अलार्मिंग सिचुएशन, उसको चेक करना चाहिए मरीज़। ये अच्छा, ये तो अब कॉमन चीज़ें हैं, मरीज़ खुद अपनी इवैल्यूएट कर सकता है, अपना मुंह खोले, झांके, खुदा न खास्ता कोई सुर्ख धब्बे हैं, कोई वाइट धब्बे हैं, कोई ऐसा लम बना हुआ है, कोई ऐसी चीज़, तो उसमें खुदा न खास्ता परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है।
करीबी डॉक्टर के पास जाएं, डेंटिस्ट के पास जाएं, उसको दिखाएं, ताकि आपको तसल्ली हो जाए और एक एग्जामिनेशन भी हो जाएगा और वो आपको बता भी देगा कि नहीं जी ऐसा कोई मसला नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इसमें अपने आप पे सवार करने की बात नहीं है, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं, अपने किसी भी करीबी डॉक्टर के पास जाके, क्योंकि वो एक एक्सपर्ट है। रिश्तेदार दोस्त बहुत अच्छे आपके हो सकते हैं, लेकिन वो एक्सपर्ट नहीं है। तो एक्सपर्ट के पास जाके वो फौरी तौर पे दिखाएं, ताकि जो भी मर्ज़ हो फौरी तौर पे देखा जा सके और कंट्रोल किया जा सके, और अगर कंट्रोल नहीं है तो उसका इलाज फौरी तौर पे उसको किया जा सके। डॉक्टर साहब, आपने वजन की बहुत अच्छी बात करी है। मैंने बहुत सारे मरीजों को ऐसा देखा है कि वो बड़े खुश हो रहे होते हैं, बता रहे होते हैं हमें कि मेरा तो पिछले महीने 4-5 केजी वेट गिर गया और मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैं फिट होता जा रहा हूँ 4-5 केजी। अच्छा, फिर उनसे पूछो कि भाई आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप डाइट कर रहे हैं, आपने शुगर कट डाउन, कहते हैं हम नहीं, हम सब कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, कोई ऐसा एक्सरसाइज भी नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वजन गिर रहा है। कुछ दिन बाद पता चलता है कि उनको या तो लिवर का कैंसर है, या गट का कैंसर है, या लंग्स का कैंसर है। तो आप मुझे बताएंगे कितना वजन महीने में हेल्दी एक बॉडी को गिराना चाहिए? देखिए, आप तो नॉर्मल बॉडी वेट आपका होना चाहिए। अगर आप 65-70 केजी हैं, अगर आपकी नॉर्मल एज के मुताबिक, तो ठीक है। लेकिन अगर वो तेज़ी से गिर रहा है कि आपका पर मंथ जो है 2-3 केजी आपका डाउन हो रहा है, तो डेफिनेटली देयर इज विदाउट एनी एक्सरसाइज, विदाउट कोई ऐसी चीज़ किए बगैर। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसका बनता है, या आपने कोई डाइटरी प्लान चेंज किया अपना, तो भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो डेफिनेटली आपको चेक करना चाहिए। अच्छा, फिर इसमें कोई खुदा ना खास्ता मैं ये बात नहीं कहूँगा कि लोग अपने पर सवार करें, वो फ़ौरन किसी डॉक्टर से रुजू करें। वो आपको एनालाइज करेगा, आपकी हिस्ट्री पूछेगा, आपकी डेली रूटीन पूछेगा, आपको बताएगा कि भाई इस मसले की वजह से हो रहा है। और अगर खुदा ना खास्ता किसी इन्वेस्टिगेशन, किसी रिपोर्ट की ज़रूरत होगी तो फौरी तौर पे करा लेगा। इसमें टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे अच्छे डॉक्टर मौजूद है आपके इलाके में, आपके महल्ले में मौजूद होंगे, आपके रिश्तेदारों में मौजूद होंगे। आप उनसे डिस्कस करें, जो बात करना है डिस्कस करना है। अब तो टेली डेंटिस्ट्री, टेली मेडिसिन सब हो रहा है, किसी से बहुत सारी अच्छी बातें, गलत बातें, वो सब डाल दी जाती है। वो तो गूगल के ऊपर एक स्टोरेज है, आपने गलत सही सारी चीज़ें डाल दी, किसी को अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, किसी को बुरी चीज़ें निकल आती हैं, तो उसके ऊपर रिलाई नहीं करना। जी डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा, आपने इनिशियल जब हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया, हमने बायोप्सी की बात करी। एक टेस्ट होता है बायोप्सी, लोग बहुत डरते हैं कराने से, बहुत डरते हैं। अभी भी अगर मेरे कोई पेशेंट ऐसे हैं कि जिन पे मुझे ऐसा लग रहा है अल्सर है और अल्सर गलत पिक्चर दे रहा है, तो बायोप्सी का नाम ही लो तो लोग कहते हैं नहीं हमें नहीं कराना है, ये तो हम कराएंगे ना तो ये कैंसर अगर है तो ये बॉडी में कहीं ना कहीं फैल जाएगा। तो ऐसा है क्या कि बायोप्सी कराने से कैंसर फैलता है? देखिए, दुनिया भर में जो अभी तक चीज़ें मौजूद हैं, जो टेस्ट मौजूद है, उसी के मुताबिक आपने ट्रीटमेंट एडवाइस और उसको जो है इन्वेस्टिगेट करना होता है। अभी तो बायोप्सी एक ऐसी टूल है जो कैंसर को फौरी तौर पे, अब तो सलाइवरी बायोमार्कर्स भी हैं, यानी सलाइवा थूक लेके भी आप लैब भेज सकते हैं। और एक ब्रुश बायोप्सी भी आ गई है। ब्रुश बायोप्सी पाकिस्तान में भी आहिस्ते से कॉमन होने लगी। वो क्या करती है, वो इन्वेजिव नहीं होती, लेकिन डेफिनेटली अगर किसी मरीज़ के अंदर कोई ऐसी चीज़ है एबनॉर्मल मौजूद है, तो उसका बेस्ट तरीका बायोप्सी है। जैसे किसी को अगर खुदा न खास्ता बुखार हो, और अगर टाइफाइड का बुखार हो, अब आप नॉर्मल टेस्ट करते रहें, टाइफाइड ना करें, तो डेफिनेटली उसको टाइफाइड का मर्ज़ बढ़ता रहता है। जब तक उसका वो पता नहीं चल जाता तो उसके मुताबिक दवा दी जाती है। तो इसी तरीके से जब आप छोटा सा, अब इसमें ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कोई हम पीस निकाल लेते हैं, बहुत छोटा सा पीस निकालते हैं। अच्छा, नुकसान कब होता है? जो मरीज़ बात कहता है ना जी मैंने बायोप्सी कराई तो फैल गया, मैंने फला कराया तो फैल गया, वो मरीज़ उस बायोप्सी के बाद 25-30 डॉक्टर को दिखाता रहता है, इलाज नहीं करवाता। हाँ, अब जब उसको पता चल गया कि इसके अंदर ये बीमारी मौजूद है, तो डॉक्टर्स के पास भी चले जाते हैं लोग। वो फिर क्या होता है, हकीम आपको है, आपका जो होम्योपैथिक है, वो बेचारा वो उसको मेडिसिन देता रहता है। इसका इलाज सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, जो सही तरीका इलाज है वो करना चाहिए, और उसका फौरी इलाज करना चाहिए। उसको ले लेके घूमने की ज़रूरत नहीं है। अब मरीज़ क्या करता है, वो एक डॉक्टर के पास जाता है कि मुझे दवा दे दें, दूसरे के पास जाता है, तो टाइम जितना वेस्टेज होगा उतनी प्रॉब्लम बढ़ेगी। और मरीज़ भी 3-4-6 महीने के बाद सर्जरी कराता है, तो तब बड़ा मसला बन जाता है। तो फौरी तौर पे जैसे आपका आ गया बायोप्सी की रिपोर्ट, जो भी इसमें आई है उसके मुताबिक ट्रीटमेंट करा लें, और यही ठीक तरीका है, यही ठीक तरीका है, इसको फॉलो करना चाहिए। और डॉक्टर साहब, बिलीव करें, मैंने अपने कुछ पेशेंट्स में मुझे ऐसा लग रहा था, बिल्कुल डायग्नोसिस, क्लिनिकल पिक्चर्स बिल्कुल ऐसी थी कि जैसे कैंसर है पेशेंट को। जब बायोप्सी कराई तो पता चला, ये मेरा भी एक्सपीरियंस हुआ कि बायोप्सी का पता चला कि उसे कैंसर नहीं था, उसको और कोई बीमारी थी। हमने फिर उसको ट्रीट किया, वो ठीक हो गया। एग्जैक्टली ऐसे ही। तो जरूरी नहीं कि हर
पिक्चर जो है वो आपको ये बताए कि ये कैंसर है, डायग्नोसिस करना तो बहुत जरूरी अच्छा, है। मैं साथ साथ ये बताता चलूँ कि हमारे पास बहुत सारे मरीज बेचारे जो सोशो इकोनॉमिक एतबार से कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, तो वो करते क्या है, वो बेचारे डॉक्टर्स, करीबी डॉक्टर को दिखाते भी हैं और उनको पता भी चल जाता है कि मुझे बीमारी है, लेकिन इस खौफ से वो अपने घर वालों को या उसका इलाज नहीं कराते हम्म। कि अगर मैंने इसका इलाज शुरू कर दिया तो मेरे दिन की दिहाड़ी चली जाएगी, मैं रोज़ हॉस्पिटल के चक्कर काटूंगा, फिर मैं शायद बेड रेस्ट हो जाऊं या इतने हफ्तों के लिए काम ना कर सकूं, तो उनके बच्चों की फ़ीस कौन भरेगा, घर की जिम्मेदारी कौन निभाएगा। तो मैंने बहुत सारे ऐसे मरीज़, अभी मैं कुछ पुरानी बात है, 3-4 महीने पुरानी बात, तो ऐसे ही एक हमारे पास मरीज़ था, वो बेचारा सिर्फ इस खौफ से नहीं दिखाता था, इस खौफ से इलाज नहीं कराता था कि वो उसका घर कैसे चलेगा। तो एक बहुत बड़ा मसला है, तो हमारे मुआशरे का मसला है और हमें मुस्तकिल बुनियाद के ऊपर उनको सपोर्ट भी करनी चाहिए। ऐसे इदारे कुछ काम कर रहे हैं जो उनको फ्री सर्जरी प्रोवाइड कर देते हैं, बहुत कम, यानी कि बहुत लो प्राइस के अंदर उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन वो फौरी तौर पे तभी ठीक हो सकते हैं कि जब वो मर्ज़ आपको नज़र आए, फ़ौरन ट्रीटमेंट कराएं। उसको लंबा ना करें, उसको लिंगर ऑन ना करें, जितना उसको लंबा करेंगे, उसको छोड़ेंगे, वो मर्ज़ बढ़ता चला जाएगा और उसका इलाज और मुश्किल और महंगा होता चला जाएगा। तो जितनी छोटी बीमारी होगी, इलाज जल्दी, बेहतर, अच्छा, मुस्तनद और कम खर्चे के एतबार से होगा। डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा कि अब इलाज की बात आपने करी है, तो इलाज में आप क्या क्या समझते हैं कि ये इलाज होना ज़रूरी है? अगर आपको कैंसर हो गया है तो मरीजों को कौन कौन सा ऐसा इलाज है जो करा लेना चाहिए? देखिए, फ़ौरी तौर पे अगर तो उसकी बायोप्सी उसने करा ली, उसको पता चल गया कि मर्ज़ है, तो उसमें टाइम बिल्कुल ज़ाया ना करे, फ़ौरन से किसी अच्छे डॉक्टर से रुजू करे। कराची के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा फैसिलिटी मौजूद हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी, प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी। अपने एतबार से सेलेक्ट करें, 2-3 डॉक्टर से सजेशन लें, जो उसको बेस्ट लगता है उसको ट्रीटमेंट कराएँ और फ़ौरी करवाएँ। उसमें टाइम ज़ाया ना करें, ये दुनिया में इसका बेहतरीन इलाज है अभी। उसकी सर्जरी की ज़रूरत है, सर्जरी कराएँ, फिर इसके बाद रेडियोथेरेपी होती है, वो भी कराची में, पाकिस्तान में जगह जगह मौजूद है वो फैसिलिटी। कीमोथेरेपी की बाज़ औक़ात ज़रूरत पड़ती है शुआओं के बाद या शुआओं के दरमियान में, तो वो फ़ौरी तौर पे वो भी करा लें। असल बात, डॉक्टर, जो आप जिस डॉक्टर के पास जाते हैं उसको ट्रस्ट करें, वो जो कह रहा है ना, वो आपके मर्ज़ के मुताबिक आपको तजवीज़ करता है और उसकी बात को मानना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। तो उसमें, क्योंकि वो डेफिनेटली तकरीबन सारे तमाम डॉक्टर जो है मरीज़ को अच्छा करना चाहते हैं, उसके साथ भलाई चाहते हैं, उसको अच्छा देखना चाहते हैं। कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं चाहता कि उसका मरीज़ ख़राब हो, उसके मरीज़ में कोई मसला हो। वो अपनी बेस्ट कोशिश करते हैं, बस आप अपनी आप तसल्ली रखें डॉक्टर के ऊपर, अल्लाह ताला से दुआ करें, तो यू विल फाइंड बेस्ट इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा कि अब ट्रीटमेंट की बात है तो हुकूमती सतह पे हमें क्या सपोर्ट है? देखिए, हुकूमती सतह के ऊपर अब बहुत ज़्यादा नेशनल जो कंट्रोल, टोबैको कंट्रोल, वो भी काम कर रहा है। प्रोवेंशल सिंध के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहा है। तनवीर साहब हैं, सोलंकी साहब हैं, बहुत सारे लोग और बहुत सारे लोग हैं जो मुस्तकिल बुनियाद पे अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं। डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर जाके MOU साइन कर रहे हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम बता रहे हैं। वो हमें बताते हैं कि लॉज मौजूद है कि आप स्कूल के सराउंडिंग, किसी कॉलेज के सराउंडिंग 1 किलोमीटर की टेरिटरी के अंदर आप कोई ढाबा या पान, सिगरेट, छालिया, गुटखा नहीं बेच सकते। थोड़ा सा सिस्टम को टाइटन करने की ज़रूरत है, रेगुलराइज करने की ज़रूरत है। अच्छा, दुनिया में हम लोग देखते हैं कि आप बहुत सिस्टम टाइटन कर लेना तो होता ही है कि वो उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है और पैसे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में भी ऐसी है कि जैसे सिस्टम बहुत टाइट करते हैं तो उसकी डिमांड भी बढ़ती है क्योंकि वो कम हो जाता है और उसके पैसे जो और महंगा भी हो जाता है। तो जो बेहतरीन तरीका दुनिया में है कि आप उसको मुस्तकिल बुनियाद के ऊपर अवेयरनेस लोगों को बताएं, ये रास्ता सही है, ये रास्ता गलत है, ये रास्ता सही है, ये रास्ता गलत है। मुस्तकिल बुनियाद पे, जैसे मैंने बताया कि हम 40,000 से ज़्यादा डेंटिस्ट पाकिस्तान में मौजूद हैं जो रजिस्टर्ड डेंटिस्ट है PMDC से। तो वो हमें मुस्तकिल बुनियाद पे ये काम करना चाहिए कि हम ये और बात हर करते एक रहें। डेंटिस्ट का ये मुझे लगता है रोल होना चाहिए कि वो अपना अपना रोल जो है वो अदा करे। हर अच्छा, डेंटिस्ट की ये ड्यूटी मैं होनी खाली, चाहिए। ये तो डेंटिस्ट तो हमारा मुस्तकिल काम है, लेकिन जो हमारे तकरीबन 2.5 लाख से ज़्यादा हमारे जो मेडिकल डॉक्टर हैं, डॉक्टर्स हैं। वो डेफिनेटली एम्बेसडर हैं पूरे हेल्थ के। तो उनको भी ये आपको मरीज़ को बताते, जो भी मरीज़ उनके पास आ रहा है एज अ फैमिली, बुखार में, फीवर में, किसी एतबार से, तो उसको बताएं कि यार ये चीज़ ठीक नहीं, इसको छोड़ देना चाहिए, इसके नुकसान कितने हैं। दूसरा, हमारे जो टीचर्स हजरात हैं वो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। इन्फ्लुएंसर है, हमारे यूट्यूब इन्फ्लुएंसर है, बाकी बिल्कुल इन्फ्लुएंसर है, बिल्कुल। उनकी लोग सुनते हैं क्योंकि लोग पसंद करते हैं, उनके फॉलोअर्स होते हैं। तो जब और आप ये बात जनरेशन, कहते हैं, न्यू जनरेशन तो ज्यादातर उन्हीं को फॉलो करती है अब। अच्छा,
इसमें एक और बात ऐड करूं कि ये लोग समझे कि जी मैं कहूँगा तो उससे कोई फ़ायदा ही नहीं होता। अगर किसी एक आदमी की आपने जान बचा ली, एक आदमी के जहन में बात डाल दी, तो आप देखिए आपने ज़िंदगी भर के लिए उसका काम कर दिया, उसकी फैमिली को आपने बचा लिया। बिल्कुल तो सही। मेरे ख्याल से हमें अपनी ज़िम्मेदारी को समझना चाहिए। और जैसे डॉक्टर साहब बहुत अच्छा काम करिए और ऐसे हॉट टॉपिक लेके आती हैं कि लोगों का उसका फ़ायदा और भलाई हो। ये एक रास्ता, एक तरीका है कि हम लोगों की तक बात पहुँचाएँ मुस्तकिल बुनियाद पे। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा मुस्तकिल बुनियाद के ऊपर कि आप उसका फॉलोअप करें, बार बार ऐसे प्रोग्राम कराएं। और ये बात जब पहुंचती रहेगी तो डेफिनेटली कि बहुत सारे लोग उससे फ़ायदा उठाएंगे और सोचेंगे कि नहीं जी ये चीज़ गलत है, हमें इसे छोड़ देना चाहिए। डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा स्कूल लेवल पे या कॉलेजेस लेवल पे, क्योंकि वहां पर ही हम हैबिट चेंज कर सकते हैं जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि टीन एज में जो हैबिट आपकी हो जाती है वो आपकी थ्रू आउट दी लाइफ रहती है। टीन एज के बाद आप कोई हैबिट, आप ऐसा नहीं है कि मैं बड़े 40 साल में जाके मैंने कोई आदत अपना ली है। आदतें ज्यादातर इंसान जो अपनाता है वो अपनी यंग एज में अपनाता है और फिर सारी जिंदगी उन्हीं को प्रैक्टिस करता है। तो कोई ऐसा अभी कैंपेन हो रही है हमारी कंट्री में, हमारी सिटी में, हमारे जो प्रोविंस के अंदर के, जहाँ पे हम बच्चों को रोकें इन चीजों की तरफ? देखिए इस एतबार से बहुत सारे लोग इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है। जैसे मैं जिस इदारे से मुंसलिक हूँ तो वहाँ पे डिपार्टमेंट है, हम लोग जाते हैं, कम्युनिटी सर्विसेज देते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं, प्रिवेंशन प्रोग्राम। मैं डिफरेंट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा हूँ। और वो भी हमने क्या किया है कि हमने स्कूलों को फोकस करना शुरू कर दिया है। बिल्कुल। हम स्कूल के अंदर मुस्तकिल बुनियाद, ऐसा नहीं कि जैसे साल में एक दफ़ा गए और दैट्स ऑल। हमने क्या किया, वो हमने डिफरेंट जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे माइंडसेट के लोग हैं, हमने स्कूल्स को अप्रोच करके मुस्तकिल बुनियाद के ऊपर अडॉप्ट कर लिया। तो 6 महीने में या 3 महीने में हम एक विज़िट करते हैं वहाँ पे और उन बच्चों का मुस्तकिल बुनियाद के ऊपर रिकॉर्ड रखा जा रहा है। और उससे क्या होगा कि हम प्रिवेंशन पे काम करना चाह रहे हैं। हम उनको बार बार ये बात गाइड करते हैं, समझाते हैं कि ये चीज़ें ख़राब हैं, दांतों का ख्याल कैसे रखना है, मुंह का ख्याल कैसे रखना है, अच्छी चीज़ें मुंह के लिए कौन सी है, बुरी चीज़ें मुंह के लिए कौन सी है। तो इसमें हमारा इदारा लीड रोल कर रहा है और हम लोग जितने भी इन्वॉल्व हैं, हमारे मेंटोर, स्पेशली मेरे मेंटोर प्रोफेसर नवीद राशिद कुरैशी जो प्रोफेसर हैं और ओरल कैंसर पे बहुत काम करते हैं। तो हम ये लोगों के लिए मुस्तकिल बुनियाद के ऊपर उन्होंने हमें विजन दिया और ये काम कर रहे हैं। तो जैसे डॉक्टर सना भी डेंटिस्ट हैं, हमारी कुलीग हैं, वो माशाल्लाह बहुत सारा काम करती हैं, वो बता नहीं रही। तो वो अवेयरनेस के अतबार से और मुस्तकिल बुनियाद पे काम कर रहे हैं। एंड वी आर डूइंग कि हम बचपन से यानी कि स्कूल लेवल से लोगों को इतना जहनों में ये बात डाल दें कि उनके बात समझ में आ जाए कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। असल में प्रॉब्लम ना अवेलेबिलिटी का है। जब तक कोई चीज़ मार्केट में अवेलेबल है, मुझे ऐसा लगता है, मैंने बहुत काम किया इस पे, ओरल कैंसर पे लोगों को अवेयर करने की कोशिश करी, लेकिन वो ये कहते हैं कि जब तक एक चीज़ अवेलेबल है मार्केट में तो कंजप्शन भी हो रही है। तो अब अगर अवेलेबिलिटी को ही हम खत्म कर दें, क्योंकि बोलते हैं कि अगर देखा जाए तो पान छाले गुटखा बैन है एक्चुअली में, लेकिन बैन होने के बावजूद भी मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ा एक देखिए अगर आप पूरे दुनिया का डेटा उठा के देख लें तो बहुत सारी चीज़ें दुनिया के अंदर बैन है जी, लेकिन उनके ऊपर पनिशमेंट भी है, बड़ी बड़ी पनिशमेंट है। लेकिन क्या ऐसा है कि वहाँ पे वो चीज़ें नहीं मिलती? वहाँ पे वो चीज़ें मिलती हैं, बहुत महंगी प्राइस पे मिलती हैं। तो लेकिन वो अपनी जगह पे जो बुरे लोग हैं अपना काम कर रहे हैं, आप अच्छे लोग दूसरे बुनियाद के ऊपर आप अच्छा काम करते रहें, लोगों को बताना है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि आप सच बोलें झूठ बोलें। अब झूठ बोलना आपके इख्तियार में है, सच बोलना आपके इख्तियार में है। पनिशमेंट की आपने बात करी, अब देखें जब से कैमरास लगे हैं रोड्स के ऊपर, तो अगर रात को आप 3-4 बजे भी आप देखे हैं तो लोग सिग्नल पे खड़े हुए मिलते हैं आपको, देखिए क्योंकि उनको पता है कि उनको पनिशमेंट और फाइन पड़ेगा। मैं जब गाड़ी चलाता हूँ, अब जैसे पनिशमेंट की बात की तो आपने सख्ती की तो लोगों ने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। मैं मोटरवे पे जाके या लियारी एक्सप्रेस वे पे जाके क्यों सीधा हो जाता हूँ? जी, हम डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पे उनकी रूल एंड रेगुलेशन है, उसको क्यों फॉलो करना शुरू करते हैं? आपको पता है पेनल्टी बनेगी। आपको पता है दुनिया में थूकने पे अगर वो कैमरे पे आ जाए तो उसको पेनल्टी लग जाती है। तो हम तो पान की पी के भर भर के फेंक देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, उसमें ये आप ये देखिए उसमें जरासीम कितने हैं। जी जी एक तो वो पान है, वो तो आपको तो नुकसान दे रहा है, जो हम थूक रहे हैं हर जगह पे, गाड़ी खोली रोड पे थूक दिया, यहाँ थूक दिया। कोविड में कहते थे कि स्लाइवा जो है ट्रांसमिट करता है बीमारियों को, जरासीम को ट्रांसमिट कर रहा है। मैं ये समझता हूँ कि हमारे पूरे माशरे की जिम्मेदारी है, हमारे सारे टीचर्स की, डॉक्टर्स की, पैरामेडिक्स की, जितने भी हमारा जो तबका है वो एक दूसरे को सपोर्ट करें इन टर्म ऑफ लर्निंग और ठीक बातें बताएं।
ये चीज़ें ऐसी हैं कि नुकसान पहुंचाने वाले, हम उसका एहसास ही, हमारी ज़िम्मेदारी हम ले नहीं रहे। एज अ कौम हम नेशन नहीं बन रहे। हमें नेशन बनने की ज़रूरत है, हमें अपनी ज़िम्मेदारी कबूल करने की ज़रूरत है, हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि हम जो अमल कर रहे हैं उससे नुकसान कितना लोगों को हो रहा है। अगर हम नुकसान, अगर थूकने से, जरासीम फैलाने से अगर लोगों को फ़ायदा होता है, जरासीम फैलाएं। लेकिन आपको कोविड में पता है देखे ना कितनी कि नुकसान पाबंदी, है इससे। कोविड में जी पाबंदी लगा दी थी, लोगों को अवेयर किया जा रहा था थूकना नहीं जी है, जी, हाथ सैनिटाइज करना है, तब भी तो लोग फॉलो कर रहे थे। अवेयरनेस है। आपको थोड़ा सा पेरेंटी फैक्टर और आपको जो है मुस्तकिल बुनियाद के ऊपर लोगों को आगाही बुनियाद देनी होगी। आगाही जब देते रहेंगे तो हमारी कौम ऐसी कि जब आप मुस्तकिल तौर पे समझाएं तो इंशाल्लाह मुझे उनसे अच्छी उम्मीद है, पॉजिटिव होप है कि वो इंशाल्लाह उससे फ़ायदा लेंगी और दूसरों को फ़ायदा पहुंचाएंगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर तौसीफ, आपसे आज जो मैंने डिस्कस किया है ये टॉपिक बहुत ज़्यादा मेरी लाइफ से बहुत कनेक्टेड रहा है, क्योंकि मैंने अपने बहुत सारे प्यारों को खोया है कैंसर की वजह से। और जब से मैं मेडिसिन में आई हूँ, मेरी कोशिश रही है कि लोगों को मैं अवेयर करूँ कि कैंसर से किस तरह आपने बचना है, किस तरह की डाइट लेनी है, किस तरह का आपने इन्वायरमेंट रखना है, अपनी बॉडी को किस तरीके से मेंटेन रखना है। तो मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि जैसे मैंने अपने प्यारों को खोया और कोई ना खोए। बहुत अच्छा लगा मुझे आपके साथ ये टॉपिक मैं डिस्कस करके। आखिर में एक बात कहना चाहूँगा कि देखिए, आपका मुंह है, आप अपने मुंह में जो डालेंगे उसका फ़ायदा या नुकसान आपको होगा। तो अपने बिल्कुल। मुंह का ख्याल रखें, अपने हाथ को देखें मैं क्या खा रहा हूँ, वो सही है या गलत है, ये फ़ैसला आपका है। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट वीक फिर हम हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।